हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th के फिजिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है, अ वायर लेंथ 3 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है। उसका रेजिस्टेंस गिवन है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम। तो पूछ रहा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ वायर और व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट। इसका यूनिट क्या होगा और फॉर्मूला क्या होगा। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है क्या, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। तो भाई देखो भाई, पहले तो फॉर्मूला पूछ रहा रेजिस्टिविटी का, तो हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता है ना, क्या होता है, रो एल बाय ए। तो इससे भाई रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन सकता है, इसको नीचे को ऊपर उठा के फेंको तो आर ए अपॉन में क्या आ गया, एल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, रेजिस्टिविटी का। अब जो वैल्यू दे रखी है इसमें हम पुट करने वाले हैं। क्या क्या वैल्यू गिवन है, लेंथ क्या है भैया, 3 मीटर है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर का स्क्वायर है, बहुत अच्छी बात है। रजिस्टेंस कितना गिवन है भाई, तो रजिस्टेंस गिवन है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम। ये सारी डाटा गिवन है, इसको हम वैल्यू में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। आर की वैल्यू है कितनी, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम। अच्छा, ए कितना भाई, ए कितना है, तो 1.7 इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अच्छा, लेंथ कितना है भाई, 3 मीटर। चलो भाई काट पीट करेंगे, आंसर आ जाने वाला है बस। ये एम ने एम को मार दिया, ठीक है, और कुछ कट रहा है, 3 ने 3 को मार दिया। यहाँ पे देखो भाई 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 6, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 10 की पावर 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो 10 की पावर माइनस 8 हो गया। ठीक है, अच्छा ये 1.7 बचा था, इसको ऐसे लिख दो, आ गया हमारा आंसर 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अच्छा, यूनिट क्या आएगा, सवाल में यूनिट भी पूछा भैया जी, यूनिट क्या आएगा। तो यूनिट देखिए, यहाँ पे ओम बच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक मीटर बचेगा, तो यूनिट क्या आ जाएगा इसका, ओम मीटर। ठीक है, तो जो जो पूछा था हमने लिख दिया। एक तो फॉर्मूला पूछा था, फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है, वैल्यू निकाल दिया हमने और इसका यूनिट भी बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते, आसान सा बेसिक सवाल था जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। क्या कह रहा, द टेबल गिवन बिलो शोज द रेजिस्टिविटी ऑफ द 3 मटेरियल एक्स वाई जेड। 3 मटेरियल एक्स वाई जेड, उसकी रेजिस्टिविटी गिवन है। ठीक है, तो भाई एक्स की रेजिस्टिविटी सामने है, वाई की है और ये जेड की है। अब इसमें एक चीज देखो, क्या पूछ रहा है, अरेंज द सैंपल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर रहा है, मेरे को इसको लगाना है। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दिस बेस्ट बेस्ट कंडक्टर और विच आर दिस इज बेस्ट इंसुलेटर। इनसे पूछ रहा है बेस्ट कंडक्टर कौन सा और बेस्ट इंसुलेटर। तो सबसे पहले आपको मैं कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूंगा कि भाई ये जो कंडक्टिविटी होता है, क्या होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है किसका, रजिस्टिविटी का। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है किसका बेटा, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। चलो भाई ठीक है, इतना तो पता चल गया, मतलब जिसका रजिस्टिविटी ज्यादा उसका कंडक्टिविटी कम। अच्छा, कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, 10th क्लास में वैसे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बस आप टर्म्स को पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब देखो इसमें रजिस्टिविटी ज्यादा किसका है, तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ रजिस्टिविटी ज्यादा किसका है। ठीक है, तो रजिस्टिविटी के ऑर्डर की बात करें हम, ठीक है, रजिस्टिविटी का सिंपल मैं सिंबल लिख दे रहा हूँ रो। ठीक है, रजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका पावर नेगेटिव में सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो भाई ये रहा, यानी कि वाई वाले का रजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसका है भाई, 10 ये एक्स वाले का रजिस्टिविटी उससे कम है। और सबसे कम रजिस्टिविटी किसका है भाई, सबसे कम जेड वाले का है। अब क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग, क्या कह रहा, अरेंज द सैंपल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले छोटा बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो भाई कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या आ गया, कंडक्टिविटी का ऑर्डर देखो भाई, इसका सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी है। ठीक है, यानी इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, सबसे कम होने वाला है। ठीक है, तो इसको पहले लिख दो। अच्छा, इससे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा भाई, तो इसका होगा, एक्स का होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होने वाला है, किसका होने वाला है, जेड का। क्यों, क्योंकि सबसे कम रजिस्टिविटी इसका है, यानी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा इसी का होगा। सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी इसका, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी भी इसी का होगा। ठीक है, नहीं सबसे ज्यादा है कंडक्टिविटी, तो सबसे सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी है तो सबसे कम कंडक्टिव, उल्टा उल्टा चलता है ना, जिसका ज्यादा रजिस्टिविटी उसका कम कंडक्टिविटी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिख दिया, जो कि बहुत आसान था।
अब पूछ रहा है इसमें कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, कौन सा बेस्ट इंसुलेटर है। तो बेस्ट कंडक्टर वो होगा जिसका कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी Z का है, तो Z क्या है बेटा यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, Z इज बेस्ट कंडक्टर। अच्छा, यहाँ पे जो Y है, Y क्या है बेटा, ये बेस्ट इंसुलेटर है, बेस्ट इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि इसका कंडक्टिविटी सबसे कम है। चलिए, तो भाई आसान सा सवाल था। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या कह रहा है, देयर आर m रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस r। क्या कह रहा है भाई, m रजिस्टर है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते m टाइम्स बेटा। ठीक है, ये m टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, m टाइम्स क्या हो रहा है बेटा, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे पहले हमने क्या करा, अच्छा सबका रेजिस्टेंस R है, तो इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका जो mth वाला होगा वो भी, उसका भी क्या होगा, R होगा। तो इन्फिनिट सीरीज सर्किट है। ठीक है, इसका R इक्विवेलेंट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जितने बार रिपीट हो रहा है, जितने बार रिपीट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अगर 10 बार रिपीट हो रहा है तो 10R, 5 बार रिपीट हो रहा है तो 5R, कितने बार रिपीट हो रहा है, m बार में ना, तो कितना आ गया, MR। चलो भाई अच्छी बात है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट किसका निकल गया, 4 सीरीज। ठीक है, यहाँ पे भाई सीरीज के लिए निकल गया। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और गिवन है, क्या कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज x, मतलब जो सीरीज वाला है, सीरीज वाला जो है उसका इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, x दे रखी है। चलो भाई ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब बात करते हैं फॉर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं बेटा। तो पैरेलल के लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल होता है, ठीक है, m से, तो यहाँ पे m से डिवाइड होता है, बस उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे r बाय कितना आ गया, r बाय, क्योंकि m टाइम रिपीट हो रहा है पैरेलल में भी, तो r बाय क्या कर दिया हमने, m कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, तो पैरेलल वाले के लिए जो नेट वैल्यू धरी आर इक्विवेलेंट की वो y है। ठीक है, चल भाई ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गए। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेशो ऑफ x एंड y, x और y का रेशो क्या होगा। तो इसकी वैल्यू लिखिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है बेटा, m इंटू आर है। अच्छा, y की वैल्यू क्या है, r बाय m है। ध्यान से देखो तो r ने r को मार दिया, ये m ऊपर जाएगा तो m इंटू m हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा, m स्क्वायर आ गया, m स्क्वायर। यानी x बाय y का जो रेशो आया है वो आया है m स्क्वायर इज टू 1। यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन होता, जैसे 4 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर यानी कि 16:1 आता। अगर 2 बार रिपीट होता तो 2 का स्क्वायर 4 और 4:1। ठीक है, तो भाई ये मेरे पास रेशो आया m स्क्वायर 1। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल डाटा था इसलिए हमारा रिजल्ट भी किस में आया, वेरिएबल में आया। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत आसान सवाल है, बस आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, वी हैव 4 रजिस्टर्स ABCD, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, क्या कह रहा, लोवेस्ट रेजिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग दीज 4 रजिस्टर। भाई लोवेस्ट रेजिस्टेंस कब हम ला सकते हैं, लोवेस्ट रेजिस्टेंस हम जब ही लाएंगे जब इसको किस में कनेक्ट करेंगे, किस में, पैरेलल में। ठीक है, तो भाई जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को तो लोवेस्ट यानी कि लोवेस्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है। तो भाई उसके लिए हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा। हाँ, ये भाई पैरेलल में लगा दे रहे हैं। तो अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना आता है भाई, इसका रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं, 1/4, 1/8, 1/12, 1/24। ठीक है, तो इन सारे रजिस्टर्स को हमने क्या कर दिया बेटा जी, पैरेलल में लगा दिया। क्यों भैया, क्योंकि हमें लोवेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए था भाई। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, लोवेस्ट। पहला वाला क्या था, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। ठीक है, चलिए भाई इन सबको हमने बढ़िया से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, सॉल्व कर लो। देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, सेम टेबल में है ना, तो इसका एलसीएम 24 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 टाइम्स में आया यानी कि 6 आ गया। ठीक है, ये 3 टाइम्स में आया। ठीक है, 24, 8 से डिवाइड करो 24 को, 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 आ गया। अच्छा, 12 के पहाड़े में 24 2 बार में आता है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, 24 से कम 24 तो 1 बन जा 1। इसको ज़रा ऐड करिए, आपका आंसर बस आने वाला है, दिल थाम के बैठे रहिए भाई। ठीक है, कितना हो गया ये, 6 4 कितना आ गया,
हाँ, 6 4 10, 10 और 2 12, ठीक है। तो 12/24 आपके सामने आंसर आ चुका है। इसको काटते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। यानी कि इसको जरा पलटो, हमें 1/R थोड़ी पूछा, हमें R पूछ रहा है। तो भाई R इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2 ऊपर आ गया, 2 ओम आपका आंसर आ गया। तो ये तो हम हुआ पैरेलल में जब हमने कनेक्ट करा। जब इसको बेटा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, तो भाई फॉर हाईएस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए हमें किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी सारे रेजिस्टेंस को हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा, तो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस आती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। चलो भाई, इसका आर इक्विवेलेंट, सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मली इसको ऐड मार देते हैं, तो आइए ऐड करते हैं। 4 ओम प्लस 8, 8 4 12 हो गया, ठीक है, 12 ओम, ठीक है। और फिर यहाँ पे 24 ओम। तो भाई 8 4 12, 12 12 24, 24 24 48, ठीक है, यानी 48 ओम आ गया। सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई, 48 ओम आया, ठीक है। सो देखिए आपका आंसर आ चुका है, बहुत ही मतलब बेसिक सवाल था, ठीक है। तो इसे भी हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या याद रखा है, 3 रजिस्टर है भाई, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में विद द बैटरी ऑफ 6 वोल्टेज। बहुत प्यारा सवाल है, 2 3 बार 2 बार आ चुका है ये सीबीएसई में। एक बार आई थिंक 2019 में आया था, एंड उसके बाद भी एक बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 3 रजिस्टर है, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम, ठीक है। इसको हमने 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करा। तो भाई पहले ना डायग्राम बना लिया, अगर उससे इंप्रेशन अच्छा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए भाई डायग्राम बना लेते हैं, सुंदर सा प्यारा सा। सुंदर सा प्यारा सा बनाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ उस डायग्राम में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए भाई, बस। एक, दो, अच्छा पैरेलल में लगा रहे हैं ना भैया, सीरीज में कैसे कर रहे हो तुम, आ जाओ पैरेलल में लगा दे रहे हैं। लो भाई लगा दिया पैरेलल में इसको, और इनको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। चलिए, बैटरी कितने वोल्टेज का दिया है, 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। इसके अंदर से कोई करंट निकलेगा, वो निकालना होगा, आई थिंक सवाल पढ़ लेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे निकालने के लिए देखो, 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम, ये मेरे पास 3 रजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। 3 रजिस्टर लगे हुए हैं जिसके रेजिस्टेंस गिवन है। पूछ क्या रहा है, वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। ये सारे रजिस्टर्स के पास, जैसे कि I1 की वैल्यू कितनी होगी, I2 की वैल्यू कितनी होगी, I3 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। और ईच रजिस्टर्स के पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो भी निकालना है। और क्या पूछ रहा है, टोटल करंट ऑफ द सर्किट, ये सर्किट से टोटल करंट कितना निकल रहा है बैटरी से, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो कुछ पार्ट, मतलब ये 4 पार्ट में पूछ रहा है। हम सबसे पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पीछे से। तो हम सबसे पहले कौन सा पार्ट कर रहे हैं बेटा, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देख लो भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर स्लाइड कर ले रहे हैं, नहीं होगा, कोई बात नहीं, एक मिनट एक मिनट। चलो कोई नहीं, इधर ही सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, काफ़ी स्पेस है। देखो भाई, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो भाई 1/R क्या है, R1 की वैल्यू है 5, प्लस R2 की वैल्यू है 10, प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 1/30। ध्यान से देखो, सेम टेबल में है, सेम टेबल में है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 5 के टेबल में 6 टाइम में 30 आता है, तो 6 1 जा 6। 10 के टेबल में कितने बार में आता है भाई, कितने बार में, 3 टाइम्स, तो भाई 3 1 जा 3। और 30 में तो 1 टाइम्स आएगा, तो 30 1 जा 30। कितना आ गया भाई, 6 4 10, ठीक है, 6 4 10, 10/30। इसको काट दो, 0 से 0 कट गया, यानी 1/R इक्विवेलेंट आपके पास आ गया। हमें 1/R इक्विवेलेंट चाहिए, आर इक्विवेलेंट, हमें तो आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो भाई आर इक्विवेलेंट आ गया कितना, इसको पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो कितना आ गया भाई, 3 ओम। तो बस इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। अगर मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो क्या मैं करंट नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई। फोर्थ पार्ट तो हमने यहीं सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट जरा इधर साइड में सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करंट निकाले। तो आर इक्विवेलेंट आ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ क्या कहता है, बी इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से आई का फॉर्मूला क्या बन गया भैया जी, V/R बन गया। V की वैल्यू है 6, तुम्हारे सामने देख लो भाई। R की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दिया, काटो पिटो, आंसर आ गया 2 एम्पियर। चल भाई, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई, यानी बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, 2 एम्पियर का। अच्छा, यही 2 एम्पियर का करंट जाके तीनों में बटेगा,
ये करंट जाके तीनों में बटेगा और यही टोटल ऐड होके वापस बैटरी में आ जाएगा। याद रखिएगा, जितना करंट बैटरी सप्लाई करेगा उतना करंट वापस आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन एनर्जी की वजह से। ठीक है, आइए आगे सॉल्व करते हैं। हम्म तो हमने दो पार्ट सक्सेसफुली कर दिया, एक तो फोर्थ पार्ट और दूसरा थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किसके तरफ, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट तो भाई साहब बहुत ही लल्लू सा है। ठीक है, कैसे यार, बच्चे को बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, यानी जितनी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की है उतनी पोटेंशियल डिफरेंस इसको ही मिलेगी, यानी कि यहाँ भी 6 वोल्ट, यहाँ भी 6 वोल्ट, यहाँ भी 6 वोल्ट। ठीक है, इस तीनों क्रॉस सेक्शन के तीनों रेजिस्टर्स के पास 6 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई होगा। ठीक है, अब मेरे को यार यहाँ पे ना I1 पता करना है, तो ये तो पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर 6 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट हो गया। अब जरा फर्स्ट पार्ट को प्यार से उड़ाते हैं भाई, आज उड़ा दे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले V1 निकाल रहे हैं भाई। ठीक है, तो V1 कैसे निकाल, नहीं V1 तो निकल गया, सबसे पहले निकाल रहे हैं अपन I1। तो भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है V/R। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 6, सबके पास तो पोटेंशियल सेम ही यार, 6 वोल्ट है। अच्छा, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, 5 है ना, तो 6/5 एम्पियर इज द आंसर। आगे आंसर यही है भाई। ठीक है, चलो मैं चेक करके बता दूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, ये देखो I2 की वैल्यू कैसे निकाले भाई, तो I2 देखो, यहाँ का पोटेंशियल यहीं के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, यहाँ का करंट आ जाएगा। तो भाई 6 वोल्ट अपॉन में क्या आ गया, 10 ओम। आंसर आ गया क्या, या तो इसको कट कर लो, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 3/5 में। एक काम करो, ऐसे ही रहने दो, चेक करने में आसानी होगी, डिनोमिनेटर सेम होगा, फट से वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो I3 की बात करें, अपन I3 की बात करें तो ये रहा I3, पोटेंशियल तो सेम ही है, रेजिस्टेंस कितना बेटा 30 है। आ जाओ कट्टम पिट्टम कर लो भाई, 6 1 = 6, 6 5 = 30, कितना आ गया 1/5 एम्पियर। कैसे मान ले भैया तुमने आंसर सही निकाला है, तो भाई आ जाओ, तुम खुद ही चेक कर सकते हो। ठीक है, चेक तुम खुद ही कर सकते हो भाई, तुम खुद ही टीचर हो, देख लो। जितना करंट जाएगा उतना करंट आएगा, मतलब जितना करंट जाएगा उतना ही तो बटेगा भाई। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये तो कहता है, जितना चार्ज सप्लाई करोगे उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना वापस आएगा, एनर्जी जितना एनर्जी प्रोवाइड करोगे उतना वापस आएगा। ठीक है, सो चेक कैसे करें, अगर ये करंट जोड़ने के बाद टोटल करंट के बराबर आ गया तो तुम्हारा आंसर सही है। तो आइए जरा चेक करते हैं, क्या 6/5 + 3/5 + 1/5 बराबर आता है 2 के। आइए बात कर लेते हैं भाई, इन सब का एलसीएम तो 5 आ गया भैया जी, 6 + 3 + 1 कर दो। ठीक है, तो भाई कितना आ गया, ये 10 आ गया, 10/5 बराबर 2। यार ये इक्वेशन तो बिल्कुल सही है भाई, 2 = 2, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। इट मीन्स हमारा आंसर सही है, और आप ऐसे करके आइएगा, 3 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई बहुत ही प्यारा सवाल था। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में मेरे को काफ़ी अच्छा सवाल लगता है, इसमें काफ़ी पार्ट पूछते हैं। ठीक है, और थोड़ा बच्चे को दिमाग लगाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगा सारे सवाल में, क्योंकि ये मोर देन वैल्यू पुटिंग था, इसमें हमने थोड़ा दिमाग भी लगाया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है बेटा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब है जो ड्रॉ करता करंट ऑफ 0.8। तो भाई कितना करंट खा रहा है ये, 0.8 करंट खा रहा है या ले रहा है। ठीक है, वो कितने पोटेंशियल पे वर्क कर रहा है बेटा, पोटेंशियल दे रखी है कितनी कितनी कितनी, 250 वोल्ट। अच्छा, एवरेज 8 आवर चल रहा, मतलब एक दिन में कितना घंटा चल रहा है, टाइम दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा है, एक दिन में 8 आवर चल रहा है। ठीक है, एक दिन में 8 आवर चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अच्छा, क्या पूछ रहा, फाइंड द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब। भाई पावर पूछ रहा। ठीक है, पावर थी तो बहुत आसान है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी आपके सामने गिवन है बेटा, वी क्या है 250 वोल्ट। अच्छा 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 अच्छा, आई कितना गिवन है भाई, तो 0.8, ये पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 0 0 को उड़ाया, 25 8 जा कितना होता है, कितना होता है, जल्दी सॉल्व कर लो फटाफट। 0 आ गया, 4 आ गया यहाँ पे, 16 4 20, यानी कि भाई 200 वाट, 200 वाट का क्या आ गया, 200 वाट का आपका पावर आ गया। ठीक है, पर भैया सिर्फ यही तो नहीं पूछा, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, इफ द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चार्जेस 5 रुपीज फॉर 6 kWh, 5 रुपीज चार्ज कर रहा है 1 kWh के लिए, तो अगर हम मंथली इस बल्ब को 60 डेज चलाते हैं, और पहली दे रखा है कि एक दिन में 8 घंटा चला रहे हैं, तो बिजली का बिल कितना आएगा। तो आ जाओ निकालते हैं बिजली का बिल। बिजली का बिल निकालने के लिए हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी, एनर्जी वही हीट। ठीक है, एनर्जी भाई हीट ही तो होती है, हीट एनर्जी। चलो, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर कितना आया है, 200 वाट आया है, पर भाई अगर ऐसे करोगे ना तो आंसर तुम्हारा गलत आएगा। यहाँ तो गलत लिख दिया भाई आपने, कोई बात नहीं, सही कर ले रहे भाई। ठीक है, ठीक है, चलो 200 वाट
200 वॉट आ गए भाई, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना दे रखा, पहली बात तो एक दिन में चल रहा 8 घंटा, एक दिन में कितना चल रहा है 8 घंटा। टोटल कितना दिन चल रहा है, टोटल 60 दिन चल रहा है, तो 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा इसको यार, अच्छा पहले एनर्जी निकाल देते हैं, बाद में पैसे की बात बाद में करते हैं भाई, पहले एनर्जी निकाल लो तुम, ठीक है। पर एक दिक्कत यह है कि भैया यहाँ पे डेज में कैलकुलेशन कर रहे हो, टाइम आर में रख रहे हो, तो ये तो किलोवाट आर की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे भी तो किलोवाट लगाओ, यहाँ पे तो वॉट है। तो भाई वॉट को सभी को पता है, 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है, तो इस वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 0 ने 2 0 को उड़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ गया 0.2। अच्छा एक काम करो ना, काट पीट लो इसको भी, ये देखो 10, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पे 2 बचा इंटू 8 बचा इंटू 6, ठीक है। चलिए अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। कितना आ गया भाई, 6 2 जा 12 इंटू 8, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करो, 12 8 जा कितना होता है 96 होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे मेरी एनर्जी आई है, ठीक है। कितने में आई है, किलोवाट आर में आई है, किलोवाट आर में आई है, ठीक है। अच्छा ये किलोवाट आर में एनर्जी आई है, बहुत अच्छी बात है। इसी को तो यूनिट कहते हैं ना, इसी को यूनिट, तो यूनिट में एनर्जी आई है हमारी, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं क्या, किलोवाट आर में चाहिए हमें कितना रुपए देना पड़ेगा। तो भाई देख, एनर्जी तो हमने इतना कंज्यूम करा है 96 किलोवाट आवर, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें क्या करना है, कितना रुपए देना पड़ेगा, तो देखो 5 रुपीज, ठीक है। हम 5 रुपए दे रहे हैं, 5 रुपीज दे रहे हैं 6 किलोवाट आवर के लिए, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर के लिए कितना देंगे भाई, यूनिटरी मेथड है, इसको डिवाइड कर दो ना 5/6, तो 1 किलोवाट आवर के लिए इतना रुपए देंगे, ठीक है। तो इतने के लिए कितना देंगे, मल्टीप्लाई कर दो इसी से, तो जो वैल्यू आया तुम्हारा 5/6 आया है, इससे तुम मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। इसको यार मल्टीप्लाई कर देना, ये तो यार रॉकेट ऐसी मतलब बच्चों का खेल है, ठीक है। क्या ये भी करवाना चाहते हो यार, खुद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। करवा दूं क्या मैं, चलो करवा दे रहा हूँ, चलो खुद ही कर लेना, आओ देखो यार बहुत आसान है। तो चलो आगे बात करते हैं क्या, हाँ यहाँ पे लिख देना बेटा, जो तुम पैसा निकाल रहे हो ना, तो भाई यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका रुपीज में आएगा, उतना रुपये भरना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। गिव द फॉर्मूला फॉर ईच, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है भाई, देखो यार फॉर्मूला बेस्ड, ये आई थिंक आपके फर्स्ट टर्म में भी आया होगा, मिड टर्म में, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है भाई, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिखना है, तो V इक्वल्स टू आई आर, इस चैप्टर में यही तो बच्चे याद रखते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। अच्छा रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लेंथ एरिया रेजिस्टिव, अभी ये मैंने फॉर्मूला करवाया था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A, लिख दिया भाई हमने। और क्या कह रहा, यूनिट ही पूछ रहा है, यूनिट बोल तो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा करंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, रेजिस्टेंस और वोल्टेज के टर्म में कौन सा होता है, ओम्स लॉ को मॉडिफाई करके बन जाएगा भाई ये तो, ठीक है। ये बन गया आपका I बराबर V/R, लो यूनिट पूछेगा तो एम्पियर डाल देना उठा करके। अच्छा सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट उसको ऐसे ऐड कर देते हैं ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश, जितना लगा हो लगा देना। चलो अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R, अच्छा रुको रुको रुको, इसको थोड़ा सुंदर सा लिख देते हैं नीचे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना दिया होगा उतना लगा दीजिएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया सीरीज के, सॉरी पैरेलल के लिए। ये थोड़ा अच्छा सा है, क्या बोल रहा है, पावर प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो पावर क्या आएगा भाई, जूल्स लॉ में से टाइम हटा दो, पावर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। I²RT है ना, हटा दो टाइम, तो क्या बन गया, I²R बन गया। लो सामने है तुम्हारे पास पावर का फॉर्मूला, तो पावर प्रोड्यूस इन द रजिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, हाउ कैन द 3 रजिस्टर्स ऑफ द रेजिस्टेंस 2 ohm 3 ohm 6 ohm कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm और 1 ohm। 3 रजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब 3 रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। इसको हम कैसे कनेक्ट करें कि 4 और 1 ohm का आंसर दे, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। कैसे दिमाग लगाओगे, दिमाग लगाओगे, देखो भाई एक काम करते हैं, इसको ना पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, कर लो कनेक्ट, 2 ohm, ऐसी करके देखना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग में कैलकुलेशन कर लो, दो में से एक तो करना ही पड़ेगा आपको तुम्हें, ठीक है। वैसे मैं ऐसे ही बता सकता था, बट आपको तरीका बता रहा हूँ करने का, ठीक है। चलिए ये हमने लगा दी बेटा जी पैरेलल में। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट, वैसे ऐसे भी निकाल सकते हो, 3 6 का 2 होता है और 2 2 का 1, तो देखो सेकंड वाले का आंसर आ गया, ठीक है। यानी सेकंड वाले के लिए हमें तीनों को किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट किस में करना पड़ेगा बेटा,
पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आंसर कितना आ गया, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व करना तो बेटा 6 और ऊपर कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1, कितना आ गया भाई, 6/6 कट के आ गया 1 ओम, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, 1 ओम। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है वैसे, तो हाँ 1 ohm. To get 1 ohm of equivalent resistance, these resistor should be connected in parallel. स्टेटमेंट लिख लेना या वैसे ही बता सकते हो सॉल्व करके। अच्छा ये 4 ohm भैया जी कैसे आएगा, तो एक काम करो, ये जो दो है ना 3 और 6, इसको पैरेलल में कनेक्ट करो, ठीक है। इसको अपन कनेक्ट कर दे रहे हैं किसमें बेटा, पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है भैया, अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। जो एक बचा ना उसको लगा दो सीरीज में, ठीक है। तो ये हो गया 3 ohm, नीचे वाला हो गया बेटा 6 ओम, और ये साइड वाला हो गया 2 ओम, ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है नहीं हो रहा, हो जाएगा वैसे तो, क्योंकि मैंने मन में ही कैलकुलेशन कर लिया था। कैसे, 3 6 का 2 होता है और 2 2 का 4 आ गया। ये 3 6 कैसे कर रहे हो भाई, एक फॉर्मूला होता है क्या, आर इक्विवेलेंट 2 का ना, आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। आई होप आपके टीचर्स ने ये जरूर करवाया होगा, इससे जल्दी आंसर निकल जाता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, नीचे प्लस कर दो, 3 प्लस 6 9, 18 को 9 से डिवाइड करा 2 आ गया, तो भाई 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो इसका तो 2 आएगा, और बेटा 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो भाई आ गया इसका 4 ओम। तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा, दो रजिस्टर को किस में कर दो, पैरेलल में, 3 और 6 को, और जो 2 बचा है उसको सीरीज में कर दो। शब्दों में लिख लेना, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, ये सब तो आपके कर की खेती है, बाएं हाथ का खेल है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर ले भाई, बोर हो गया इससे, लिख कर चलो। राइट 2 रूल्स ऑफ द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। आए हाय, फॉर स्फेरिकल मिरर, कितना आसान सवाल है, 2 रूल पूछ रहा है, ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर रख दिया, आप कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी। पहला रूल लिख देना क्या, कि कोई भी किसी भी चीज की डिस्टेंस, ठीक है, ये पोल से, या ओरिजिन कह दो, पोल कर दो, पोल कह दो, लेफ्ट साइड में किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इज मेजर्ड राइट साइड ऑफ द पोल, उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। एक और लिख सकते हो क्या, कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। 3 रूल बता दिया, चौथा ही बता दूं, आ जाओ। ऑल द हाइट मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल टेकन एज पॉजिटिव, ऑल द हाइट मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। तो भाई ये तो लल्लू सवाल है यार ये तो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ट्रेस द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे बाय ड्रॉइंग अ फिगर इफ इट पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर। क्या कह रहा, कि अगर कोई लाइट रेस, पहले मिरर बनाओ, कौन सा मिरर कह रहा भैया, कॉनकेव मिरर कह रहा, लो भाई बना दिया हमने कॉनकेव मिरर, ठीक है, बन गया कॉनकेव मिरर। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और इसको क्या कहते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं भैया जी। चलो एक शेप का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुंदर सा, जल्दी बन जाएगा, लाइन टेढ़ा नहीं बनेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया। देखो भाई क्या कह रहा, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेस को पास करवाते हैं तो उसके साथ क्या होता है। तो भाई अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेस को पास करवाइएगा, तो जिस रास्ते आया है, अरे यार टेढ़ी बन गई, चलो फिर से ट्राई करते हैं, फिर टेढ़ी बन गई, इस बार तो बना दूंगा चाहे जो हो जाए। आजा 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 आजा, बन गया भाई सब परफेक्ट, ठीक है। तो भाई जब भी लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, तो जहां से आता है वहीं से वापस चले आता है। तो भाई इसमें क्या होता है, कि जब लाइट रेस, व्हेन लाइट रेस पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, जिस एंगल पे I0 तो RB0, यानी कि अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, वहीं से वापस आ जाएगा, ठीक है, कोई डेविएशन वगैरह नहीं हुआ है। तो भाई ये न्यूमेरिकल था क्या, तो बहुत आसान सवाल है, इसको तो न्यूमेरिकल कह भी नहीं सकते हम, ठीक है। तो ये पेपर में आया तो इसलिए डाल दिया हमने, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। पहली बात तो यार फिजिक्स के प्रॉब्लम में, खासकर लाइट के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें डायग्राम जरूर 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 बना लें, ताकि आपको साइन कन्वेंशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो तो भाई बना लो, क्या कन्वर्जिंग मिरर, सभी को पता भाई कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता भाई साहब, ठीक है, बन गया। क्या कह रहा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, 25 सेंटीमीटर, मैंने अभी बताया। ऑल ऑब्जेक्ट मतलब चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, और क्या क्या गिवन गिवन है, डाटा जो गिवन है एक्सट्रैक्ट करके लिखो, आंसर आ जाएगा। फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। डिस्कस द इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द पोजीशन of the image if the position of the object changes from the 25 centimeter
से 15 सेंटीमीटर। जस्टिफाई योर आंसर विदाउट यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ले, न्यूमेरिकली नहीं भाई, इसको तो सॉल्व ही नहीं करना है, ऐसे ही बताना है। ये तो बहुत ही हलवा हो गया। ठीक है, आ जाओ इस हलवे के खाते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहले डाटा क्या था, फोकल लेंथ। हाँ, फोकल लेंथ कितना दे रखा है बेटा, 20 सेंटीमीटर दिया है। तो भाई ये मान लो यहाँ पे फोकस पॉइंट है, तो इसका फोकल लेंथ कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया भाई। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो गया पहले। अच्छा, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछ लूँ तो 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40, है ना। 20 + 20 कितना हो जाएगा बेटा, 40। तो 40 सेंटीमीटर दूर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 40 सेंटीमीटर। अब अगर बात करें हम, ठीक है, तो पहले क्या बोल रखा है, हम जब 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं 40 और 20 के बीच में आएगा 25 यहाँ पे। अगर हम 25 के बीच 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो होगा क्या, ये कौन सा वाला केस है, जो 6 के 6 जिस बच्चे ने केस को प्रैक्टिस करा 6 केस को, ठीक है, वो भाई ऐसी चुटकी बजाती कर देगा। ठीक है, तो भाई ये कौन सा केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनता है भाई, कहाँ बनता है, जल्दी बताओ, इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनता है बेटा, बियॉन्ड सी। और सी के पीछे बनता तो बड़ा बनता है। ठीक है, तो भाई साइज की बात करें तो क्या बनेगा बेटा, साइज क्या बनेगा, साइज बनेगा एनलार्ज्ड यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेचर क्या होगा, नेचर तो मैं पता है एक ही केस में वर्चुअल था ना, जब फोकस और पोल के बीच में बन रहा था, बाकी सारे केस में तो रियल था। तो नेचर क्या आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड आ गया भाई। चलो और कुछ पूछ रहा, हाँ अब कह रहा क्या, अगर तुम 15 सेंटीमीटर पे लेके आए तो उसका साइज नेचर क्या होगा। तो अगर तुम 15 सेंटीमीटर लेके आए ना भाई, इसका मतलब ये है कि तुमने फोकस और पोल के बीच में रख दिया। ठीक है, ये केस 6 है, याद करिए केस 6 है। केस 6 में क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इमेज कहाँ बनता है बेटा, इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका पोजीशन हो गया। तो हमने पोजीशन तो निकाल दिया भाई। ठीक है, क्योंकि हमें सारे रे डायग्राम पता है, सारी इमेज फॉर्मेशन पता है। नेचर क्या होगा भैया जी, अब भाई मिरर के पीछे बन रहा, लाइट रेस तो कभी मिल ही नहीं पाया होगा, है ना। तो नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। और साइज तो भाई कॉनकेव मिरर वर्चुअल में हमेशा बड़ी इमेज बनाता है, तो भाई क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड होगा। क्या होगा बेटा जी, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, चल भाई ये भी स्लाइड हमने खत्म कर दी। आगे बात करते हैं किसके बारे में, A 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens. Focal length उसका 20 सेंटीमीटर। इन्फॉर्मेशन लिखो फटाफट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है भाई, कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव पे लोगे, है ना। चलो, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस भाई कितना है, 30 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया चाहे लेंस हो मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन नेचर साइज, बहुत ही प्यारा सवाल, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, मिरर फॉर्मूला नहीं भैया, लेंस है ना, तो लेंस फॉर्मूला लगा दो। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला कुछ तो कहता है भाई, क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। f की वैल्यू कितनी है बेटा, f की वैल्यू कितनी है, कितनी 20 है, तो 20 आ गया। v यही तो निकालना है। ठीक है, u कितनी है, माइनस का 30 है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/30। प्लस को उठा के इधर फेंकिए। अच्छा, f की वैल्यू तो गिवन है, तो पुट कर दो भाई, 20 आ गया। इस प्लस को इधर फेंको, माइनस हो गया। तो 1/v बराबर कितना हो गया, 1/v बराबर कितना हो गया, 1/20 माइनस 1/30। सॉल्व कर लो फटाफट, इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 20 जा 60 तो 3 आ गया। ठीक है, 32 जा 60 तो 2 1 जा 2 आ गया बेटा। ठीक है, 1/v, हाँ 1/v कितना आ गया बेटा, 1/1 कितना आ गया, 60। तो भाई v को रेसिप्रोकल कर दो इसको, तो 60 सेंटीमीटर आ गया v। तो भाई हमने पोजीशन तो निकाल दिया, पहले का आंसर आ गया बेटा पोजीशन। अब बात करते हैं नेचर। भाई नेचर ना ऐसे मत निकाले करो, नेचर के लिए मैग्नीफिकेशन निकालो। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली मत बोल देना। ठीक है, तो भाई सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकलेगा, v/u। भैया माइनस लगेगा, नहीं माइनस क्यों लगेगा, माइनस तो मिरर वाले में लगता है बेटा, लेंस ही है। ठीक है, तो v कितना है बेटा, v आया 60, u कितना है -30। ठीक है,
ये है -30 और नंबर यहाँ पे साइन लगाओगे तो नंबर तुम्हारी कट्टी, देखो भाई 0 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो मैग्निफिकेशन आ रखा है -2। और -2 माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है कि जो इमेज बना है रियल और इन्वर्टेड बना है। तो यहाँ पे नेचर आ गया, इमेज कैसा बना है? नेगेटिव साइन शो दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। अच्छा ये दो क्या है? दो बता रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट से डबल बना है, दो गुना। आप ऐसे ही बता सकते हो, अगर ये 5 है, हाइट इसका 5 ऑब्जेक्ट का, तो इमेज दो गुना यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम बना सकते हैं, बाकी सॉल्व करके दिखाओ ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। तो साइज, थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। साइज, साइज कैसे निकालेंगे? साइज के लिए क्या है बेटा? दूसरा फॉर्मूला होगा मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एम आ गया -2, एच आई निकालनी है भैया जी। ठीक है। एच ओ कितना है? 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एच आई की वैल्यू आ गई -10 सेंटीमीटर आपके सामने ये रहा। माइनस बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज, और इन्वर्टेड क्या होता है? हमेशा रियल ही तो होता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बस कुछ क्वेश्चन और रह रहा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और फिर खत्म होने वाली वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो बस थोड़ा देर और बने रहिए भाई। तो इतना झेला, थोड़ा और झेल लो। आगे स्टार्ट करते हैं। The absolute refractive index of glass and the water given है 3/2, 4/3। Absolute refractive index क्या होता है? जब हम किसी मीडियम का refractive index एयर या वैक्यूम के तुलना में, कंपैरिजन में लिखते हैं, तो उसको absolute refractive index कहते हैं। तो absolute refractive index of glass with respect to air कितना है? 3/2 है। अच्छा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 4/3 है। और गिवन क्या है? गिवन है बेटा क्या? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है? 2 × 10 की पावर 8 है। यहाँ पे बेटा करेक्शन कर लीजिएगा, 2 की पावर 8 है, सॉरी 2 × 10 की पावर कितनी है? 8 है। चलो भाई करवा दे रहा हूँ करेक्शन, 10 की पावर 8 है। अब सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है? 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब क्या पता क्या करना है? कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वाटर, वैक्यूम में भी पता करना और वाटर में। तो कौन सा उठाएं, कौन सा इनमें से वैल्यू उठाएं? देखो भाई, ग्लास में लाइट की स्पीड दिया है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि दोनों इसका गिवन है तो उसको उठा दो। तो लिखो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर बराबर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बराबर क्या होता है? 3/8। ये तो इसकी वैल्यू दे रखी है। ये बराबर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उल्टा चलता ना स्पीड, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब इसकी पूरे वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 3/2, तो लिख दो भाई 3/2 बराबर वी ए, एयर में निकालने, एयर यानी वैक्यूम, यार एयर कोई वैक्यूम भी कहते हैं। ठीक है भाई, वैक्यूम मान लो। ठीक है, चलिए आ जाओ। तो अच्छा वीजी, वीजी कितनी है बेटा? वीजी है 2 × 10 की पावर 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जिसको रिफ्रैक्टिव सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी लेते हैं, या वी भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, एक ही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3/2 × 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये दो ने दो को मार दिया, आंसर कितना आ गया भाई? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, सो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं किसका भाई? सेकंड पार्ट, वाटर में निकालनी है। वाटर, तो वाटर वाली उठा लो ना, ये रहा वाटर वाली, उठाओ इसको जरा, लिखो, एक्सपेंड करो फॉर्मूला को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बराबर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। उल्टा चलता ना, वाटर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर तो स्पीड नीचे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे तो स्पीड ऊपर। ठीक है, चलिए ये तो अच्छा, इसकी वैल्यू तो दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है? कितनी कितनी कितनी? 4/3, लिख दो 4/3, है ना। अच्छा, एयर अभी निकाला मैंने, ये रहा, कितना है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया भाई। तो इसको उठाओ, यहाँ ले जाओ। ठीक है, इसको उठाओ यहाँ पे ले जाओ, 3 × 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये 4 नीचे आ गया, कितना आ गया भाई? 3 3 जा 9 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आपके पास टाइम नहीं हो, पेपर छूट रहा, तो यहाँ पे छोड़ के आ सकते हो। ठीक है, बट अगर टाइम हो तो फ्रैक्शन, सॉरी डेसिमल में करके आ जाना, बाकी बहुत आसान है, कर सकते हो। ठीक है, 1.15 समथिंग कुछ आएगा, देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वैल्यू यार निकाल देना, बहुत आसान है वो तो। अब बात करते हैं क्या? इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, कितना दे रखा बेटा? कितना दे रखा? 4/3। अच्छा, और क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 3/2। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या बहुत टफ सवाल लग रहा तुम्हें भाई? एक नंबर का सवाल है, बहुत आसान है, देखो लिखना सीखो इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर आएगा और वाटर का नीचे आएगा। जो वैल्यू है चिपका हुआ आंसर आ जाएगा। ग्लास का कितना बेटा? ग्लास का कितना है? 3/2 है। वाटर का कितना बेटा? 4/3 है। ठीक है, आ जाओ।
3/2 मल्टीप्लाई करा, इसको उठाया ऊपर, 4 सॉरी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता ना, हाँ तो 3/4 आ गया। ठीक है, कुछ कट नहीं रहा यार, मज़ा आता काटने में, कटा नहीं कोई बात नहीं। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो 9/8 आ गया। बाकी आपको मन करे तो इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, 1.1 समथिंग कुछ आएगा, देख लेना लोग। ठीक है, तो भाई अच्छा इसका यूनिट लगा भैया, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट थोड़ी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, सो हमारा आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था, हाँ यही लास्ट क्वेश्चन था भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर वीडियो। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है, उनका भी भला हो जाएगा। सो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, ठीक है, टिल देन बाय, पढ़ते रहिए।